गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं विज्ञान का अध्यापक कक्षा 7 विज्ञान के अंतर्गत आज हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रकाश को हम पढ़ेंगे। नया चैप्टर है, शुरुआत कर रहे हैं आज प्रकाश से। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों हेडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस का विमान पतन, एयरपोर्ट के टावर के सैटेलाइट के किरण पुंज को देखा होगा। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिशित गमन करता है। बूझो कक्षा 6 में दिए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। बिल्कुल बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा से में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? ये लाइट हाउस का चित्र है, रेल के इंजन का अग्रभाग है और ये प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है। क्या प्रकाश के पथ को बदल सकता है? क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा होगा? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित किया था? आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। इसमें 3 पतली झिर्रियाँ स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। चित्र 15.5। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे
चार्ट पेपर के अनुचित दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टार्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टार्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टार्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती है? यह झिर्रियों का प्रतिबंध है। इस क्रियाकलाप को दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या किसी घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती के लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे है। जब उस कांच के सामने जगह पर एक मोमबत्ती जला करके रखेंगे तो उधर सामने से भी ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा कि जैसे एक मोमबत्ती वहाँ भी जल रही हो। मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यह मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब के सामने विभिन्न स्थितियां में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लो बिंब की लो की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरों पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर और रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पर्दा रिफ्लेक्टर नहीं है, इसलिए उसके ऊपर प्रतिबिंब आपका नहीं मिलेगा। ये प्रतिबिंब आपके कांच पर या स्टील या निकोलस की चीज़ों पे ही मिलेगा। क्रियाकलाप 15.3 शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर का समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण का ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर दर्पण के उसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। आप देख सकते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण में उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होती है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर, चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख कीजिए। अब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा है? क्या आप कभी आपने ध्यान दिया है कि आपका तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात कीजिए। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिणी यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए
उसका प्रतिबिंब आप कौन सा हाथ ऊपर उठता है। प्रतिबिंब में उल्टा उठेगा बायां हाथ। बाएं कान को स्पर्श कीजिए। इसके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान की ओर स्पर्श करता है। आप जानते हैं कि कांच के अंदर आपका जो प्रतिबिंब नजर आएगा वो उल्टा नजर आएगा। आप दाईं तरफ है तो वो उधर बायां दिखाएगा और आप बाएं हैं तो उधर दायां दिखाएगा। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिशाई दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही ये अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता है, केवल दाएं बाएं तरफ ही दिखाई देगा, बाकी ये नहीं है कि उल्टा दिखाई देगा। अब एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए। इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ये उल्टा नजर आएगा। क्या अब आप समझ गए हैं कि रोगिणी वाहिनियों पर एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है। जब रोगिणी वाहिनी के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्चात दृश्य दर्पण, पीछे के दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं तो रोगिणी वाहिनी पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और इसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगिणी वाहिनी का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दिया जाए। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं के छोटे दिखाई देते हैं। क्या कहा आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। गोलीय दर्पणों से खेल। पहली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा था तथा समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। चित्र 15.10 में आपने देखा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा। क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है। क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है। अब आप चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच को दूरी बढ़ाएं तो संभवतः है आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब को भी तुलना कर सकते हैं। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल और हो तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि उसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को की सहायता। क्रियाकलाप 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या उसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इसमें आपको आँख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर रखकर बनाएं। एक अवतल दर्पण लीजिए। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रख करके पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए।
दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए इस तरह रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ हो कर देता है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन सकता है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण रहे कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.7। अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड कोई प्रबंध जो दर्पण को इस तरह रख सके का उपयोग किया जा सकता है पर लगाइए गत्ते की किसी शीट लगभग 15x10 पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेमी की दूरी पर रखिए। पर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लो का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए, मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लो जितना ही है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों में किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ताज, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप में के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल ही है। बुजो ने नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि घंटी में एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप जानते हैं कि इस किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए, घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। क्रियाकलाप 15.8। 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराएं। प्रेक्षणों की क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप अब बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों, साइडों मिररों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य पर अधिक प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालकों को पीछे से अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम फिर पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब, है ना बच्चों। आज आपको इसके जो प्रश्न करके लाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पहले 1 से 4 तक के प्रश्न आपको करने हैं। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। इससे पहले विदा होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको विद्यालय द्वारा एडमायर की एक प्रोजेक्ट शीट लगाई गई है। जो प्रोजेक्ट शीट आपको अशोक पुस्तक मंदिर बड़े तख्ते के बाहर से उपलब्ध होगी। आपको शीघ्र अतिशीघ्र खरीदनी है और ला करके उसको भरनी है। भरने के पश्चात आपको इसको विद्यालय के अंदर जांच करवानी है और जांच करवाने के पश्चात उसके अंतर्गत जो भी उसके आधार पर आपको याद करना है। यदि आपने ले लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो तुरंत प्रभाव से आप ले लें और इसे कंप्लीट करवाएं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।